हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ लास्ट वीडियो जो मैंने डाला है उससे आपने टेपर का प्रोग्राम सीखा होगा। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि टेपर 3 टाइप से निकाल सकते हैं। एक नॉर्मल एक्स और जेड का कोऑर्डिनेट लिख करके, एक एंगल पर, और एक होता है रेशियो का टेपर। जैसे नॉर्मल आप टेपर तो बना सकते हैं एक्स और जेड का, जो मैंने बताया था आपने देखा होगा। नॉर्मल था एक्स और जेड का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए हर पॉइंट का, और उसका प्रोग्राम लीनियर इंटरप्रिटेशन में लिख लीजिए G01 पे। लेकिन अगर और एंगल का भी वही है, जेड उसमें लेंथ नहीं है तो उसमें उसके बदले में टेपर जो एंगल है उस 180 से माइनस कीजिएगा तो वो टेपर का पाथ हो जाएगा। टूल का जो पाथ है उस पर टेपर होगा। एंगल लिख दीजिए ए से। एंगल के लिए ए होता है कैपिटल लेटर। लेकिन अगर रेशियो में टेपर दे दिया तो कैसे बनाएंगे। केवल डायामीटर दिया रहेगा, लोअर डाया जहाँ से आपका टेपर स्टार्ट होता है वहाँ का डाया दिया रहेगा, और जहाँ पर टेपर खत्म होता है वहाँ का डाया दिया रहेगा, और बीच में जेड का वैल्यू नहीं पता है। तो प्रोग्राम लिखने का एक ही सिंपल तरीका होता है कि जहाँ जहाँ टूल जाएगा वहाँ वहाँ उस पॉइंट का मुझे एक्स और जेड का वैल्यू कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर उतना मिल जाता है एट एनी हाउ तो हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सारा खेल यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालने का ही है। जितना भी फार्मूला है ये tan थीटा बराबर L/V, रेशियो, रेडियस, ग्रुप, जो भी है, ठीक है ना, टेंजेंट, रेडियस, जो भी है वो सारा फार्मूला हम लोग क्यों अपनाते हैं, बस एक ही चीज़ कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। अगर किसी कंपनी में आप जाते हैं और वहाँ पे हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहता है, बहुत सारी कंपनियां में होते हैं जो ड्राइंग जो डिजाइन डिपार्टमेंट है वो हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देता है एक्स और जेड का वैल्यू, तो फिर दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा एक्स और जेड जहाँ पे लीनियर है G01, जहाँ पे सर्कुलर इंटरपोलेशन है G02 या 3 लगा करके अपना काम निपट जाता है। तो वहाँ पे बहुत आसान काम हो जाता है। बहुत सारी कंपनी में है वैसा व्यवस्था, जो डिजाइन डिपार्टमेंट ही आपको हर चीज़ अपना दे देता है कि भाई मेरा जो सेटअप प्रोग्राम है उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन बहुत सारी कंपनी में जब ब्लैंक का होता है, जब ब्लैंक मतलब एक आपको रट दे देगा और ये डिजाइन दे देगी, इसी को ब्लैंक बोलते हैं, ठीक है ना। एक रट दे दिया, ये बार है, देखना ये बार है 50 का डाया है और इसका टोटल लेंथ कुछ ना कुछ होगा, तो ये ऐसा ही रट मिल जाएगा। इस पर आपको डिजाइन में उसको ब्लैंक का डिजाइन बोलते हैं। ब्लैंक मतलब एकदम अंधा, मुझे नहीं पता है भाई ये ड्राइंग है तुम बनाओ। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि डिजाइन के साथ साथ तो आपको एक्स और जेड का वैल्यू हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया रहता है, तो उसको ब्लैंक का डिजाइन नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग ब्लैंक पे काम करते हैं। ब्लैंक कंपनी में आप काम कीजिएगा तो ये टर्मिनोलॉजी जानना बहुत जरूरी होता है कि ये लो ब्लैंक से ब्लैंक का ड्राइंग उस पर लिखा भी रहता है ब्लैंक, तो आपको समझना पड़ेगा ब्लैंक मतलब क्या होता है। ब्लैंक मतलब सिंपल सा एक ड्राइंग दे दिया, उसमें ना आपको जेड का वैल्यू पता है ना एक्स का वैल्यू पता है, ठीक है। नॉर्मल डाया, लेंथ, टेपर एंगल, टेपर का जो भी रेशियो जो भी है अपना सिंपल सा दे देता है। थ्रेड काटना है तो 10-20 इंटू पिच दे देता है, बस अपना उसके हिसाब से अपना बनाइए। उसको ब्लैंक बोलते हैं, ठीक है ना। जब रॉ मटेरियल से बनाया जाता है एकदम नॉर्मल सा एक बार रहेगा लोहा का पीस, उससे जब डिजाइन बनाएंगे उसको ब्लैंक बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ डिजाइन बना हुआ है, उसी को थोड़ा आपको शेप देना है, तो उसमें एक सब्जेक्ट का बोलो उसको ब्लैंक नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। सो हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्या कि टेपर प्रोग्राम इन रेशियो। अगर रेशियो में दिया रहता है, अगर मान लो ऐसे सिंपल से दे दिया है 5 गुना 40, 5 गुना 40 दे दिया, तो आपको मैंने कल का वीडियो में बताया था 5 गुना 40 दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आज रेशियो में दे दिया है तो रेशियो का प्रोग्राम बनाना जरूरी है। बहुत सारे कंपनियों में जब लंबा लंबा ये जहाँ फिटमेंट का टेपर बनता है ना, वहाँ पे लंबा रहता है, जब बार होता है उसमें लंबा लंबा टेपर होता है, लेंथ उसका जेड का वैल्यू ज़्यादा लंबा होता है, तो उस कंडीशन में रेशियो दे देता है, भाई अपना समझ लो, ठीक है। तो उसके लिए आज हम लोग बनाएंगे, समझेंगे। तो सिंपल सा है कि जहाँ भी टेपर होगा, मैंने क्या बोला था, अगर टूल इधर से चलता है, किधर से, राइट से लेफ्ट चलता है, तो यहाँ पे टेपर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा बी पे। तो मैंने क्या बोला था कि जहाँ से, सिंपल तरीका है कि जहाँ से टेपर का स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से एक ओरिएंटल लाइन खींच दीजिए ऐसे, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पे टेपर का एंड पॉइंट है, टेपर कहाँ खत्म हो रहा है, सी पॉइंट पर खत्म हो रहा है, वहाँ से नीचे में वर्टिकल लाइन खींच दीजिए, तो एक ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल, यही तरीका होता है ट्रायंगल बनाने का। जहाँ से टेपर स्टार्ट वहाँ से हॉरिजॉन्टल, जहाँ पे टेपर खत्म वहाँ से वर्टिकल, ठीक है। आपको एक टेपर, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, ठीक है। उसका पॉइंट यहाँ पे हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, जैसे वो दे दो अपना कैलकुलेशन के लिए, वरना देने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन में समझाऊंगा मैथ के लिए, तो उस समय OC का वैल्यू, OB का वैल्यू क्या है ये निकालना है, ठीक है। अब देखो जनरली क्या होता है कि जैसे 3 गुना 45 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 45 का डिग्री बनता है और वही एंगल जो है यहाँ पे आ जाता है। लेकिन इसमें तो एंगल का बात ही नहीं है, एंगल है ही नहीं, तो एंगल से मुझे मतलब नहीं है। तो कल के
वीडियो में क्या बताया था, जो टेपर प्रोग्राम में एक फॉर्मूला बताया था, tan थीटा इक्वल टू P बाई बी, मतलब लंब बाई आधार, यही बोला था ना। P मतलब परपेंडिकुलर और B मतलब बेस, ठीक है। जहाँ पे एंगल बनता है, जहाँ पे ये थीटा एंगल बनता है उसके अपोजिट वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, और जिस पे ये एंगल बनता है उसको बेस बोलते हैं, और जहाँ पे राइट एंगल है उसके अपोजिट वाले को हाइपोटेन्यूस कर्ण बोलते हैं। महाभारत वाला कर्ण नहीं, मैथ वाला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग समझे। अच्छा, तो यहाँ पे जो रेशियो, सिंपल सा एक मोटी भाषा में समझ, यहाँ पे जो रेशियो दिया होता है ये जो पहला होता है रेशियो का, जो लेफ्ट साइड में वैल्यू होता है उसको हम लोग लंब मान लेते हैं, मतलब क्या मान लेते हैं, P, इसको P मान लेते हैं, ठीक है। और इसको जो राइट साइड होता है रेशियो का, उसको हम लोग बेस का वैल्यू मानते हैं रेशियो में, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या बोला है कि 2 mm आपका अगर डायामीटर में, रेडियस में, ये रेडियस का वैल्यू है, अगर 2 mm बोल लीजिए, मीटर बोल लीजिए, फीट बोल लीजिए, जो भी आपका यूनिट है उसमें, अगर 2 mm आपका रेडियस बढ़ता है डाया में, एक्स साइड में अगर 2 mm बढ़ता है रेडियस में, तो 3 mm किधर बढ़ेगा, जेड में। यही P आपका x में हो जाएगा और यही z में हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे है tan थीटा इक्वल टू P बाई बी। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, सिंपल सा वैल्यू इस ट्रायंगल का निकालने के लिए, यहाँ भी एक ट्रायंगल बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ का वैल्यू ये OC बराबर कितना होगा, मैक्सिमम डाया कितना है, 50 है, ठीक है। और माइनर डाया कितना है, 40 है। आप सिंपल से देखिएगा ध्यान से, बड़ा डाया 50 है जहाँ पे आपका टेपर खत्म हो रहा है, और जहाँ से टेपर शुरू है वहाँ पे डाया कितना है, 40 है। तो बड़ा डाया में से छोटा डाया को घटा देंगे, ठीक है ना। कितना हो जाएगा घटाने के बाद, ये बच जाएगा 10 बच जाएगा। और CNC में क्या होता है कि आधा आधा बटा रहता है, आधा बटा रहता है, मतलब आधा ऊपर आधा नीचे। तो ये 10 तो मेरा डाया में आ गया, तो ये तो रेडियस में है, ठीक है ना, आधा ऊपर है तो रेडियस में, इसको 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। कितना बच गया, 5। यही 5 ऊपर हो जाएगा और यही 5 नीचे हो जाएगा, समझ गए आसानी से। ये इसका वैल्यू, OC का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपका जहाँ पे टेपर का डाया स्टार्ट हो रहा है, कितना पे स्टार्ट हो रहा है, 40 पे स्टार्ट हो रहा है, टेपर आपका 40 पे स्टार्ट हो रहा है, और कितना डाया पे खत्म हो रहा है, 50 के डाया पे। तो क्या करेंगे कि 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। 2 से क्यों डिवाइड किए, कि हमको रेडियस में चाहिए, ये तो सारा डाया में है, तो डाया में 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको रेडियस मिलता है, ठीक है। तो 50 माइनस 40 करेंगे तो वैल्यू कितना आ गया, 10 mm आ गया, ये किस में, डाया में आया। अब हमको रेडियस में चाहिए तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मिल गया हमको रेडियस में। रेडियस में हमको वैल्यू मिल गया, तो 5 ऊपर और 5 नीचे। तो हमको एज यूजुअल जैसे हम लोग बनाते थे, 5 यहाँ मिल गया, ये P का बराबर, यही P है, और यहाँ पे B है, तो B को तो हमको निकालना ही है, तो हमको तो P का वैल्यू मिलेगा नहीं, मिल जाएगा तो काम ही खत्म, ये तो फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है फिर तो, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, ये इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसको भी मिटा देते हैं। tan थीटा इक्वल टू, सिंपल सा लिख देते हैं, P बाई बी। ये आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी tan थीटा लगाएंगे हम लोग, tan थीटा लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब बाई आधार, P बाई बी, मतलब 5 बाई बी आ गया, ठीक है, आ गया। अच्छा, और इसको हम लोग P1 मान लेते हैं, इसको अगर B1 मान लेते हैं। ये जो रेशियो में दिया हुआ वैल्यू 2:3, इसको पहला जो रेशियो के लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होता है वो लंब का होता है, ठीक है ना, तो P1 मान लेते हैं। और इधर जो होता है रेशियो के राइट साइड में जो होता है उसको B, तो B1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये भी tan थीटा के ही बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए, और यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ है इसको मान लेते हैं tan थीटा, ये भी तो फॉर्मूला tan थीटा पे ही बैठेगा, लंब बाई आधार। तो इसको मान लेते हैं हम लोग P1 बाई B1 इक्वल टू, P1 कितना है, 2, और B1 कितना है, 3, ठीक है ना। तो क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू 2/3, ये इक्वेशन 2 मान लिया। इक्वेशन मान लिया आपको समझाने के लिए, वरना तो भरबल ही बन जाएगा एक अलग से। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हमको मिलेगा, ये tan थीटा, ये LHS है, ये RHS है, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 2 में भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड।
तो जब लेफ्ट हैंड बराबर हो जाता है दो इक्वेशन का तो राइट हैंड भी बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5/b = 2/3 हो गया, ठीक है ना। दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड दोनों का बराबर है, दोनों का लेफ्ट हैंड बराबर है, tan थीटा है, तो ये राइट हैंड भी बराबर होगा। तो ये बराबर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 5 × 3 = 2b आ जाएगा, आएगा ना। और यही b का वैल्यू कितना हो जाएगा 15/2 मतलब 7.5 है। ये b = कितना आ गया 7.5, 7.5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे b = कितना आ गया 7.5 आ गया, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कैसे, अब ये तो सारा फार्मूला पे निकला तो इससे आपको ये आ गया। अब मैं भर बताऊंगा। मान लो आप फार्मूला कहीं जाकर ये tan थीटा भूल गए, कितना भी पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों ने भूल गया आपने फार्मूला, तो उसके लिए क्या होगा ये आप उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो सिंपल से हम ये करते हैं, इसको इक्वेट करते हैं। ये क्या लिखा है कि 2:3 का रेशियो में है, तो ये रेडियस में रहता है। ये जो वैल्यू है आपका p का, ये होता है रेडियस में, ठीक है ना। ये होता है किसमें रेडियस में, तो रेडियस में कितना है 5 है, रेडियस में ये p का वैल्यू कितना है 5 है। तो इसको 2-2 का पार्ट में तोड़ेंगे, 2-2 का पार्ट में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, एक हिस्सा 2 फिर एक हिस्सा 2, अब 2 2 4 हो गया, बचा कितना 1 मतलब उसका आधा। तो ये क्या बोला है इधर का 3, मतलब ये क्या बोला है कि रेडियस में अगर 2 mm बढ़ेगा तो जेड में कितना बढ़ेगा 3 mm। तो जब ये 2 mm बढ़ गया उसके लिए एक 3 mm बढ़ा दिया हम जेड में। ये आपका x का वैल्यू, ये आपका जेड का वैल्यू, ठीक है ना। x में कितना रेडियस का वैल्यू है, ये रेडियस। तो ये जब भी रेडियस में 2 mm बढ़ा तो हमारा 3 mm इधर बढ़ गया, फिर इधर जब 2 mm बढ़ेगा फिर 3 mm बढ़ेगा इसके लिए, ठीक है ना। बढ़ गया 3 mm और ये अब 1 mm बच गया। तो जब 1 mm बढ़े, जब 2 mm बढ़ रहा है तो 3 mm, जब रेडियस में 2 mm बढ़ रहा है तो जेड में 3 mm बढ़ रहा है। तो जब 1 mm बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा जेड में 1.5 mm। तो यही इसका 1 mm बढ़ा तो यहाँ पे बढ़ गया 1.5 mm। अब तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 7.5 आ गया, बिना फार्मूला के निकल गया ना। 7.5 आया है भाई, फार्मूला में डाले तो 7.5, और नॉर्मल हम लोग कैलकुलेशन कर लिए तो 7.5 ही है। ठीक है, क्या दिया ये रेशियो, ये रेडियस में वैल्यू होता है, मतलब ये पूरा डायमीटर में नहीं था, रेडियस में कितना आधा, ये आधा ये आपका वर्कपीस के ऊपर में रहता है तो रेडियस हो गया। तो ये क्या बोला कि रेडियली जब रेडियस में 2 mm बढ़ेगा तो जेड में 3 mm बढ़ेगा। तो हमारा रेडियस टोटल कितना बढ़ा हुआ है 5 mm बढ़ा है ना। ये तो यहाँ से जो 50 - 40 / 2 किए तो रेडियस में कितना बढ़ गया है, टोटल 5 mm बढ़ा हुआ है रेडियस में। अब इसी 5 mm को हम लोग पार्ट बाई पार्ट इसको 2-2 से भाग देते जाएंगे। एक बार 2 निकालेंगे, फिर एक बार 2, फिर एक बार 1, ठीक है। तो एक बार जब 2 बढ़ता है तो जेड कितना बढ़ा 3, फिर वही एक बार 2 बढ़ता है तो जेड कितना बढ़ा 3, और जब 1 बढ़ेगा तो जेड कितना बढ़ेगा 3 का आधा ही बढ़ेगा ना, क्योंकि 2 का ये आधा 1 है तो 3 का आधा 1.5 हो गया तो 7.5। तो ये 7.5 जेड में बढ़ गया। तो जेड में ऐसा रेडियस और डायमीटर होता नहीं है, जो बढ़ गया तो बढ़ गया। मतलब कहानी का मतलब क्या है कि अगर 10 mm डाया बढ़ेगा तो जेड में कितना हो गया, जेड में कितना हो गया 7.5, ठीक है। अब समझिए आप लोग, हाँ। तो अब ये समझिए, तो हमको क्या पता चला, हमको x और z का वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। x और z का वैल्यू मिल गया तो हम लोग एक कोऑर्डिनेट चार्ट बनाते हैं हम लोग सिंपल सा, हमेशा पॉइंट के लिए पॉइंट टेबल बना लेते हैं हमेशा x और z। शुरुआत में पॉइंट टेबल बनाया कीजिए, जो नए दोस्त लोग सीख रहे हैं। बाकी तो जब आप समझ जाएंगे तो फिर पॉइंट टेबल की इसकी जरूरत नहीं पड़ता है। बचपन में कैसे हम लोग पहले स्लेट में लिखते थे, फिर बाद में कॉपी कलम मिलता था, तो वही अभी ये इसको स्लेट ही बोलेंगे। A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, तीन ही जगह जाना है हमको 2, तो 3 पॉइंट बना दिए। अब A पॉइंट पे कितना वैल्यू है x का, कितना है, ये डाया है 40, तो हम सिंपल यहाँ पे 40 लिख देंगे, 40.0। Z कहाँ है, Z का वैल्यू कितना है A पॉइंट पे, ये तो Z यहीं से स्टार्ट ही हो रहा है, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट ये 0,0 ये सेंटर पे, तो ये Z वैल्यू 0 यहाँ पे 0.0। अब B पॉइंट पे x का वैल्यू कितना है, B पॉइंट पे x का वैल्यू, जब हॉरिजॉन्टल लाइन होता है तो हम क्या बोलते हैं कि डायमीटर चेंज नहीं होता है। जहाँ तक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा पिछला ही डाया अगला तक आएगा। तो पिछला डाया यहाँ पे 40 है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो B पे भी डाया 40, ठीक है। Z कितना हो गया, Z यहाँ पे दिया हुआ है गिवन 10, तो -10
ठीक है, mm हो, फीट हो, मीटर हो, अब वो देख लीजिए आप। सी पॉइंट पे कितना है, सी पॉइंट पे डाया तो ऑलरेडी गिवन था, यहाँ पे 50 था, तो हम यहाँ पे सिंपली 50 लिख देंगे। अब लेंथ कितना बढ़ गया, ये यहाँ पे बी है लेंथ, यही लेंथ है ना, यही ओ बी को हम लोग जेड का वैल्यू मानते हैं, तो 7.5 पड़ा है और 10 पहले से था, मतलब 17.5, ठीक है। और ये जेड हमेशा माइनस में ही चलता है, या तो यहाँ बार बार माइनस लिखिए या सीधा यहीं पे माइनस लगा दीजिए जेड में, तो सारा वैल्यू माइनस में हो गया। इसको ध्यान रख लीजिए। अब हम इसके लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, 1-1 mm 2-2 mm कैसे कैसे हम लोग कट करेंगे ये लिखेंगे। तो देखिए डायमीटर कितना है 50, 40 से हमको 50 हो जाना है काटते काटते, मतलब 10 mm का डिफरेंस है। तो 10 mm का डिफरेंस है तो हम क्या कर लेते हैं, ईच कट कितना ले लेते हैं हम लोग भाई, कितना लेंगे, तो 1 mm का ले लेते हैं, ठीक है ना, 1 mm। तो डाया में कितना चेंज होगा, डाया कितना डिक्रीज होगा, एक बार में 2 mm होगा ना। ये एक ऐसे लिख दोगे ना, मशीन समझेगा 1 माइक्रोन, इसका हमेशा 1.0 लिखना जरूरी है। तुम कॉपी पे तो 1 mm लिख के अपना काम चला लोगे, लेकिन मशीन पे mm लिखने का ऑप्शन नहीं है, तो 1.0 लिखना हमेशा जब भी वैल्यू लिखना है। तो अगर केवल 2 लिख दोगे तो 2 माइक्रोन मशीन समझ लेगा सेम से, इसलिए 2 पॉइंट लिखने का तरीका 2.0 लिखो, या 2.1 डॉट भी दे दोगे तो इसको 2 mm मशीन समझ लेगा, या तो पूरा पूरा लिखो, ठीक है। लेकिन जरूर डॉट के बाद डॉट देना जरूरी है, तभी mm समझेगा वो, वरना माइक्रोन समझ लेगा। मेरी बात पे भरोसा ना है तो मशीन पे डाल के देख लेना, ठीक है। तो हम अब क्या लिखेंगे, हम लोग एक बार में डाया कितना कम करेंगे, 2 mm, तो 50 से 40 आते आते हमको 5 कट मारना पड़ जाएगा। 5 कट मारने के लिए कम से कम 20 लाइन लिखोगे, 1 कट मारने के लिए 4 लाइन लिखना पड़ता है मिनिमम, कितना भी कम लिखोगे तो ये फानुक का प्रोग्राम है। पहले ही हम फानुक लिख देते हैं, नहीं तो बहुत लोग कमेंट करेंगे सर जहाँ हम काम करते हैं वहाँ तो G75 से रेफरेंस होता है, या कुछ भी हम लोग नाम रहे कुछ भी प्रोग्राम नंबर लिख देते हैं, इसलिए फानुक पर नहीं लिख दिए। फानुक में जब स्टार्ट होता है तो O से स्टार्ट होता है प्रोग्राम नंबर, और 1 डिजिट 2 डिजिट 3 और ये 4, ठीक है। यहाँ पे इन द ब्लॉक 4 लेटर भरना है। तो तुम जो मशीन में देख लो, अगर मान लो तुमको 007 से प्रोग्राम नंबर बनाना है तो सबसे पहले आपको डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, वहाँ देखना पड़ेगा 7 नंबर का प्रोग्राम है कि नहीं है, अगर है तो नहीं बनेगा, अगर नहीं है तो बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये चेक कर लेना। तो 0007 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इन द ब्लॉक हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, G40 और G80, यही 2 लाइन लिख देते हैं। रनिंग मशीन पे इतना ही से काम चल जाएगा, बाकी तो ऑलरेडी कोई ना कोई पुराना प्रोग्रामर जो काम किया हो वो तो मशीन पे बता दिया होगा कि हम mm पर रेवोल्यूशन चलेंगे, कोऑर्डिनेट को एब्सोल्यूट में डालेंगे, वो सब लिख दिया होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सीक्वेंस नंबर लिख देंगे। हर वीडियो में हम बताते हैं सीक्वेंस नंबर क्यों लिखा जाता है, इसमें नहीं बताएंगे, पिछला वीडियो देख के आप समझिएगा, ठीक है। सीक्वेंस नंबर हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, सीक्वेंस नंबर के बाद सबसे पहले हम लोग करेक्ट को इंडेक्स करते हैं, ठीक है ना, इंडेक्स करते हैं, सॉरी रेफरेंस करते हैं। तो रेफरेंस करने के लिए G28 का होता है फानुक में, और यही जब सीमेंस का बात होता है तो G75 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, फानुक में G28, U0.0, W0.0 इन द ब्लॉक, ठीक है। ये एक लाइन लिखोगे तो दोनों एक्सिस एक बार रेफरेंस होगा। लेकिन बहुत जगह पे क्या होता है कि वर्क पीस बहुत बड़ा बड़ा होता है, लाइक 700 डायगा 800 डायगा, तो टूल ये टेलीस्कोप का जब सपोर्ट देते हैं तो उस कंडीशन में टेलीस्कोप भी बड़ा साइज का होता है। तो जब दोनों एक साथ लिखोगे तो टेलीस्कोप में जब जेड एक्सिस से रेफरेंस होगा तो उसमें लड़ने का चांस होता है, तो इसलिए अलग अलग भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, U00 और G28 W00, ऐसे भी लिखोगे तो रेफरेंस होगा। पहले ये पड़ेगा तो एक्स एक्सिस रेफरेंस, फिर ये पड़ेगा जेड एक्सिस रेफरेंस, ठीक है ना। तो वैसे भी हम लोग लिखते हैं, बहुत सारा मशीनों में ऐसे इस्तेमाल होता है, जो ज़्यादा दिन से काम किया उनको पता होगा, जो फ्रेशर है कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए, कभी जरूरत पड़ जाएगा एकदम बाय डिफॉल्ट। तो ये लिख लिए। अब जब रेफरेंस हो गया तो उसके बाद क्या करते हैं, टूल का सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले टूल का सिलेक्शन किए तो हमारा आज मन है हम क्या चलाएंगे, CNMB चलाने का मन है, तो CNMB लगा हुआ 4 नंबर पे, तो 04 और 04 इन द ब्लॉक। ये टूल नंबर होता है, ये ऑफसेट नंबर होता है उसका, ज्योमेट्री ऑफसेट नंबर या क्लियर ऑफसेट नंबर भी। तो ये बराबर होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, मैंने बता दिया था बराबर होना जरूरी है। टूल नंबर 4 का ऑफसेट नंबर 40 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है, तुम्हारा जो मन, लेकिन बराबर इसलिए रखा जाता है कि याद करने की जरूरत नहीं है। 4 नंबर टूल है तो ऑफसेट नंबर भी 4 होगा, सीधे वहीं जाके काम कर लेंगे। टूल नंबर लिख दिए। उसके बाद हम लोग डायरेक्शन देते हैं M03 और ये M04 पे,
तो M03 कब रखेंगे, M04 कब रखेंगे, क्लॉकवाइज काउंटर पर मैंने उसके लिए एक स्पिंडल डायरेक्शन का वीडियो बनाया है, उसको ध्यान से देखिएगा, जीवन भर वो वीडियो काम देखेगा। प्रैक्टिकल वीडियो है, उसमें थोड़ा भी एक बट नहीं है। डायरेक्शन दे दिए, उसके बाद स्पिंडल का स्पीड दे दिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम 12 से ले लिए, कोई जरूरी नहीं कि 12 से ही होगा। बड़ा डाया होता है तो स्पिंडल की स्पीड कम होता है, जैसे जैसे डाया कम होता है वैसे वैसे स्पिंडल का स्पीड बढ़ते जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे G97 कांस्टेंट सरफेस स्पीड कैंसिलेशन के लिए है, ठीक है, ये ले लिए। फीड वाला वीडियो देखिएगा, कितना फीड रखे, स्पिंडल स्पीड कितना, कटिंग स्पीड कितना, तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कितना रखना है उसके लिए, ठीक है। यही हमारा हो जाता है फुटर। इतना आपको हर प्रोग्राम में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एकदम बता रहे हैं, ऐसे ही आपको कंपनी में मिलेगा, एकदम प्रैक्टिकल वीडियो बना रहे हैं, काम किए इसलिए बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। एकदम हूबहू ऐसे मिलेगा आपको। किसी भी प्रोग्रामर का प्रोग्राम देखने का जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से लिखिए। कंपनी को मतलब है कि प्रोडक्शन दिए कि नहीं, एज पर क्वालिटी के हिसाब से, कहानी खत्म। वो नहीं देखने जाएगा कि आप इसको ऊपर रखें कि इसको नीचे रखें। तो आप अपना एक प्रोग्राम लिखने का तरीका ईजाद कीजिए कि भाई हम इसी हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। कभी भी किसी का मैथ बनाने का तरीका नहीं देखना चाहिए कि एक मैथ 1000 तरीके से बनता है, तो वो हमेशा उसी में कंफ्यूज आ रही है, वो तो ऐसे लिखा था, ये तो ऐसे लिखा था। कोई UW का इस्तेमाल करेगा इंक्रीमेंटल में, ठीक है। बाद में हम इंक्रीमेंटल का भी वीडियो एक बनाएंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे आगे पीछे करना है। तो आप नॉर्मली, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप कंपनी में जाइएगा तो एब्सोल्यूट में ही प्रोग्राम लिखा रहेगा। क्यों, उसका रीजन है, अगर एब्सोल्यूट में प्रोग्राम लिखा है तो आप भी पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन अगर इंक्रीमेंटल में प्रोग्राम लिख दिया तो जो लिखा है वही समझेगा इंक्रीमेंटल में। क्यों, क्योंकि यहाँ से चालू हुआ, यहाँ अब पिछला पॉइंट उसका एक रेफरेंस पॉइंट मिलेगा, जब भी तो आप कुछ डिसाइड कर सकते हैं कहाँ से कहाँ चला। हर पॉइंट पर उसका रेफरेंस पॉइंट बदल जाता है इंक्रीमेंटल में, तो जो लिखता है वही समझेगा, बाकी कोई नहीं समझेगा। चाहे कितना भी वो एक्सपीरियंस प्रोग्रामर हो, थोड़ा बहुत 2-4 लाइन समझ सकता है दिमाग में आया तो, बाकी पूरा प्रोग्राम नहीं समझेगा, एकदम गारंटी है। अच्छा ना विश्वास हो तो आप इंक्रीमेंटल का प्रोग्राम पढ़ के देख लीजिए, 1-2 लाइन पकड़िएगा शुरुआती लाइन, उसके बाद नहीं पकड़ पाइएगा किधर गया किधर नहीं गया। क्योंकि एक सीधा आपको मिले, अगर धागा उलझा रहता है तो एक सीधा पहले पकड़ना पड़ता है, आपको सीधा ही नहीं मिलेगा, उलझ के रह जाएंगे। तो इसलिए हर मैक्सिमम कंपनी में आपको एब्सोल्यूट नहीं मिलता है। जैसे रिट्रैक्ट करना उसके लिए क्यों लगा दिया डबल लगा, तो 1-2 लाइन लिख देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको एब्सोल्यूट नहीं प्रोग्राम मिलेगा। ये आप बना लिए फुटर, हेडर, सॉरी। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले ये जब स्पिनर का स्पीड देते हैं तो एक पहला सेफ्टी पॉइंट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेफ्टी पॉइंट बनाने का तरीका है, आपका जो वर्क पीस का मेजर डाया है, मेजर डाया सबसे बड़ा, जैसे 50 के ऊपर कुछ ड्राइंग ऐसे पड़ा रहता है ऐसे, तो यहाँ पे भी डाया हो जाता है कुछ, मान लीजिए 70-80, तो 70 को पकड़ते पहले, ठीक है ना। हमेशा मेजर डाया वर्क पीस का पकड़िए, वहीं पे ला के रोकिए, 2 mm ऊपर रुक दीजिए, ठीक है। और जेड में भी 2 mm प्लस में ही रख दीजिए, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट आपका बनेगा, ये टूल आएगा ऐसे और टूल ऐसे खड़ा होगा, पहला सेफ्टी पॉइंट कितना बनेगा ये, जैसे 50 मेजर डाया होगा तो यहाँ पे 52 और 2 ये पहला सेफ्टी पॉइंट हमारा बनेगा। तो सेफ्टी पॉइंट हमेशा G0 में लिखते हैं, क्यों, मैंडेटरी नहीं है। G0 में लिखोगे तो साइकिल टाइम बचेगा, रैपिड ट्रैवल से तुरंत आएगा, वरना आप G01 में भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा वहाँ पे, ठीक है। वही जहाज और बस वाला बात हो जाएगा। तो G01 में एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 52.0, देखिए 0 लिखे ना तभी mm समझेगा। अगर इसको केवल 52 लिख दीजिएगा, x52 मशीन माइक्रोन समझ लेगा, पाउंड माइक्रोन वहाँ से बस डायरेक्ट जहाँ रेफरेंस है वहीं से बायो माइक्रोन आपको दिखेगा, इंटरैक्ट नहीं होगा। या आप एक डॉट दे दीजिए, उस डॉट से भी मशीन समझ लेगा कि mm में है। 0 लिखने का भी जरूरत नहीं है, बहुत लोग ऐसे लिखता है स्टाइल में, ऑपरेटर को भरमाने के लिए कि ऑपरेटर कंफ्यूज है क्या है। ऑपरेटर तो हमेशा देखते रहता है ना कुछ ना कुछ, इसलिए प्रोग्रामर सब चालाक होता है कि वो ज्ञान ना ले ले, इसलिए डॉट मार देगा, तो उसको लगेगा अरे बाबा कुछ नया पढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, डॉट से भी mm हो जाता है। और जेड हमारा 2.0, ये पहला मेरा सेफ्टी पॉइंट है, सेफ्टी पॉइंट है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, पहला कटिंग पोजीशन बनाते हैं। पहला कट कितना लेना है, 2 mm पे लेना है पहला कट। देखो जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो हम हमेशा क्या बोलते हैं कि पॉकेट बनाया करो, पॉकेट बनाओ कि पहला पॉकेट में कैसे चलना है और दूसरा पॉकेट में कैसे चलना है, ठीक है ना। हमेशा पॉकेट बनाया कीजिए, नहीं पॉकेट बनाइएगा तो अगर मान लीजिए पहला हमको कट कितना पे लेना है, 50 कटा है तो 48 पे कट लेना है, 48 mm पे। तो 48 mm पे अगर खींचोगे, ए से सीधे चलते आओगे तो कहाँ तक आओगे, तुमको तो बी का कोऑर्डिनेट पता है और सी का कोऑर्डिनेट पता है, इस बीच में कहाँ है, इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे ना एच का वैल्यू तुमको पता है और ना जेड का वैल्यू पता है, नहीं पता है,
तो क्या करेंगे हम, यहाँ तक तो पता है हमको एक्स और जेड का वैल्यू, तो हम यहाँ तक आएंगे, यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आएंगे और सीधा सी पॉइंट पे जाएंगे। सीधा हम क्या करेंगे, सी पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही टेपर कटता है, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं कि एक पॉकेट बनाना जरूरी है कि हर उस पॉकेट में हम अपने हिसाब से चलेंगे। पॉकेट का पहला सिरा जो है वहाँ का कोऑर्डिनेट पता होता है, पॉकेट का दूसरा सिरा कोऑर्डिनेट पता है, बीच का नहीं पता है। इसलिए देखो ये पॉकेट का लास्ट सिरा है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट पता है पूरा ऊपर से नीचे तक, लेकिन इस बीच में ना डाया पता है ना जेड पता है, तो प्रोग्राम कैसे लिखोगे। इसीलिए पॉकेट जरूर बनाओ, ठीक है ना। बाकी जैसे ये अभी समझने के लिए बना रहे हैं, बाकी तो जब तुम लोग लिखना शुरू हो जाओगे तो खुद समझदार हो जाओगे, तो पॉकेट भी बनाने की जरूरत नहीं है, माइंड में तुम पॉकेट बना लोगे, ठीक है ना। लेकिन पॉकेट तो बनाओगे, जरूर बनाओगे, माइंड में ही बनाओगे लेकिन बनाओगे जरूर, ठीक है। तो हम ये लाइन अब पहला सेफ्टी पॉइंट लेंगे। जैसे अब तो लिखने के लिए 48 में हम जाएंगे तो G00 में जाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी भी टूल हवा में है, तो X 48.0 और Z 2.0 लिख देंगे। जैसे ही ये लाइन मशीन पढ़ेगा, टूल यहाँ से उतर करके सीधा यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा मीटिंग, ठीक है ना। यहाँ पे टूल तुम्हारा खड़ा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब कट लेंगे। अब हमको डिसाइड करना है कि यहाँ पे G01 लगेगा कि G02 लगेगा, ये आप डिसाइड कर लीजिएगा। लीनियर कट है तो हम G01 लगाएंगे। X का वैल्यू तो सेम रहेगा 48, क्यों सेम रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, सीधा चल रहे हैं ना। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमेशा जहाँ से लाइन शुरुआत होता है और जहाँ पे लाइन खत्म हो जाता है वहाँ पे हर जगह डाया सेम रहता है, शुरुआती डाया है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। X का वैल्यू बढ़ा ही नहीं है, क्योंकि जेड का वैल्यू बढ़ रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन जेड के लिए होता है, वर्टिकल लाइन एक्स के लिए होता है, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एक्स का डाया सेम है, जेड बढ़ा है, ठीक है। अब जेड कितना बड़ा है यहाँ पे दिया हुआ है। आप हम लोग जो चार्ट बनाए थे वो प्रोजेक्ट का, वहाँ पे भी बी का वैल्यू कितना था, -10 था, तो जेड इक्वल टू -10.0 और फीड आपको देना है 1.5 या कुछ भी दे दीजिए। ये फॉर एग्जाम्पल 0.15 है। जनरली आप फीड जो इंसर्ट के डिबिया के पीछे दिया रहता है, जो आप वीडियो देखिएगा वो फीड वाला, उसमें खूब अच्छे से समझाया है। और कंपनी में भी वैसे ही काम होता है। आप कितना भी यूट्यूब पे वीडियो देखिए, ऐसे फॉर्मूला वैसे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं। वो जो वीडियो बना के भेज रहा है ना कि ये फॉर्मूला, वो भी वैसे ही काम करता है। इंसर्ट के डिब्बी के पीछे देखेगा, चाहे वो 10 साल का प्रोग्राम हो चाहे 20 साल का, वो डिब्बा देखेगा, ठीक है ना। इसलिए आपको कंफ्यूज मत रहिएगा, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला नहीं, एक ही फॉर्मूला है BC बराबर वाला बस। तो ये आप उतार लीजिए, इसको मिटाएंगे। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये लाइन पड़ेगा मशीन तुम्हारा ये वाला पोजीशन कट कर देगा, ठीक है ना। तो नीचे से भी कट होगा ना, जब ऊपर कटेगा तो नीचे भी साफ होगा, क्योंकि जितना ऊपर कटता है उतना ही नीचे कटता है। CNC तो आधा आधा में बांटा रहता है, आधा ऊपर आधा नीचे, नीचे से भी कट गया। अब टूल तुम्हारा कहाँ खड़ा हो गया, यहाँ पे खड़ा हो गया टूल, ठीक है ना। टूल यहाँ पे खड़ा हो गया। अब क्या लिखेंगे हम लोग, G01। अब हमको क्या करना है, हमको सी पॉइंट पे जाना है यहाँ, क्योंकि हम सीधा तो आ नहीं सकते हैं, यहाँ पे आने कैंट साइकिल लिखोगे तो मशीन यहाँ तक आता है, मशीन ऐसे से नहीं चलेगा। कैंट साइकिल में मशीन खुद कैलकुलेट कर लेता है, सीधा यहाँ से काटते काटते यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल छोड़ देगा, फिर जैसे काटते हैं और लास्ट में एक फाइनल पाता है ऐसे मार देगा। मशीन कैलकुलेट करेगा, हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। कर सकते हो, जब पुराना प्रोग्रामर होता है ना, वो क्या करता है यहाँ पे यहाँ का वैल्यू निकालेगा और 200 माइक्रोन 100 माइक्रोन छोड़ते जाएगा, तो वो कैलकुलेशन बढ़ते जाते हैं। दिमाग में तुम भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, दुनिया में कुछ पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, हमको कहाँ जाना है, सी पॉइंट पे जाना है। सी पॉइंट का वैल्यू एक्स का कितना है 50, चार्ट के हिसाब से एक्स का वैल्यू 50.0 और जेड का वैल्यू कितना है 10 इधर, और ये निकल गया था 7.5, मतलब टोटल कितना है 17.5। तो जेड माइनस 17.5 और फिर तुम्हारा 0.15 दे दिए। जैसे ही ये लाइन मशीन पढ़ेगा क्या करेगा, यहाँ से ये वाला हिस्सा मिटा देगा, मतलब रिमूव कर देगा। मिटाएगा नहीं, मिटाने के लिए हम मिटा रहे हैं, मशीन रिमूव करेगा और ये टूल उठ करके यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे टूल खड़ा हो गया। अब इसको हम पीछे ले लेंगे सीधा, क्योंकि नीचे का तो मटेरियल रिमूव हो गया। अब तुमको एक्सीडेंट का तो डर है नहीं, तो सीधा हम लोग पीछे यहाँ पे 2 mm जेड में प्लस में ले लेंगे। तो डाया यहीं पे खींचेंगे, तिरछा नहीं खींचेंगे। डाया बदलोगे तो वो टेपर में चलने लगेगा। तो हम लोग G00 में खींचेंगे, क्योंकि हमको साइकिल टाइम बचाना है।
x 50.0 और z कितना हो जाएगा 2.0 इन द ब्लॉक। ठीक है, जैसे ये पड़ेगा मशीन तुम्हारा फिर से टूल होल्डर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आके खड़ा हो जाएगा। अब हमको दूसरा कट लेना है कितना पे, 46 पे, 46 पे लेना है। तो हम क्या करेंगे, G0 में ही चलेंगे, G00 x 46.0 और z कितना हो जाएगा 2.0 इन द ब्लॉक। टूल तुम्हारा कहाँ आ गया, यहाँ पे आके खड़ा हो गया। ठीक है ना, खड़ा हो गया। अब क्या करेंगे, G01 में चलेंगे, G01 x 46.0, ठीक है, और z कहाँ तक जाएगा -10.0 और फिर 0.15 इन द ब्लॉक। जैसे ये लाइन मशीन पड़ेगा, ये इतना मटेरियल रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना, इतना मटेरियल रिमूव हो गया और टूल तुम्हारा यहाँ आके खड़ा हो गया। ठीक है, टूल तुम्हारा यहाँ आके खड़ा हो गया। अब फिर से आपको सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, G01 x 50 है, 50 पे जाना है, x 50.0 और z -17.5 फिर 0.15 इन द ब्लॉक। हो गया। हाँ, तो ये लाइन जैसे ही लिखेंगे क्या करेगा, टूल यहाँ से सीधा ऐसे आएगा और ये मटेरियल यहाँ से ऐसे रिमूव हो जाएगा और ये टूल भी अपना यहाँ पे आकर के खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, फिर इसको पीछे खींच लेंगे हम लोग, कहाँ तक, 50 पे ही 2 पे खींच लेंगे। क्या करेंगे, G00 x 50.0 और z 2.0 इन द ब्लॉक। ठीक है ना। अच्छा, अब ये हम क्या कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, ठीक है, 46 तक काट लिया हम लोग, फिर 42, 44, 42 और लास्ट में 40। ठीक है, तो ये 44 और 42 वाला आप लोग कट लीजिए, आप खुद बनाइए कट। ठीक है ना, क्या होगा, मशीन 44 पे हम पहले यहाँ से 44 पे लाएंगे और फिर सीधा यहाँ लेंगे, फिर यहाँ सी पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है, इतना मटेरियल रिमूव, फिर पीछे खींचेंगे। ठीक है ना, फिर पीछे खींचेंगे और फिर इस बार 42 पे आके हम इसको खड़ा करेंगे, फिर यहाँ से सीधा ऐसे खींचेंगे और फिर ये सी पॉइंट पे सीधा जाएंगे, फिर पीछे लेंगे, फिर इस बार 40 पे आएंगे और यहाँ ऐसे ला करके लास्ट अपना परफॉर्मेंस दे देंगे। तो लास्ट हम 40 पे ही लिखते हैं। ठीक है ना, बाकी 2 कट आप लोग लीजिए, होमवर्क है, सब हम ही करेंगे। x 40.0 और z 2.0 इन द ब्लॉक। ये पोजीशन लास्ट कटिंग पोजीशन पे खड़ा हो गया मेरा टूल। उसके बाद G01 x 40.0 और z कितना -10.0 और फिर 0.15। ठीक है, इन द ब्लॉक। उसके बाद क्या लिखेंगे, जैसे ये लिखेंगे टूल हमारा यहाँ पे आकर के खड़ा हो जाएगा। टूल खड़ा हो गया, ये कटिंग करके ये पूरा मटेरियल ऐसे रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना, ये पूरा मटेरियल लाइन बाय लाइन रिमूव हो गया। तो हमको जो चाहिए था वो डिजाइन यहाँ पे मिल गया और टूल मेरा यहाँ पे आकर के खड़ा हो गया। ठीक है, और तो नीचे से भी रिमूव हो जाएगा, जितना ऊपर कटा उतना ही नीचे कटता है CNC में, BMC में नहीं। और उसके बाद फिर लिखेंगे हम लोग सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देंगे यहाँ पे, ये सारा मटेरियल रिमूव हो जाएगा। G01 x 50.0 और z -17.5 फिर 0.15 इन द ब्लॉक। जैसे ये लाइन मशीन पड़ेगा, ये सीधा यहाँ पे सी पॉइंट पे जाके खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, और ये टूल भी निकल जाएगा। ठीक है, और इधर से भी ये सारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना, और तुम यहाँ पे खड़ा हो गया। अब या तो तुम यहाँ पे खींच के लाओ फिर सेफ्टी पॉइंट पे, या तो सीधा यहाँ से रेफरेंस कर दो। बहुत जगह बड़ा जो टूल जहाँ बड़ा वर्क पीस होता है और टरेट भी बड़ा होता है, उस समय टरेट को पीछे लिया जाता है, उसके बाद ऊपर किया जाता है। लेकिन यहाँ से भी हम लोग अभी सीखने के लिए यहीं से रेफरेंस कर दो। रेफरेंस का कोड G28 U 0.0 W 0.0 इन द ब्लॉक। ठीक है, हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, इंटरपोलेशन कोड। अब क्या करेंगे, फुटर लिखेंगे। तो फुटर में क्या क्या हम लोग लिखते हैं, जो हेडर में हम लोग स्टार्ट किए रहते हैं वही फुटर में क्लोज करते हैं। ठीक है ना, भाषण जब नेता स्टार्ट करता है, भाइयों बहनों शुरू करता है, लास्ट में भी प्रणाम पार्टी करता है, तो वही यहाँ पे करेंगे। पहला क्या स्टार्ट किए थे, कूल एंड डाउन किए थे। शुरुआत में कूल एंड डाउन लिखे नहीं थे, कूल एंड डाउन शुरू में किया जाता है। जब फर्स्ट सेफ्टी पॉइंट लिखोगे वहीं पे कूल एंड ऑन का कोड M07 या 8 से दे दिया जाता है। तो कूल एंड ऑफ करेंगे, M09 से कूल एंड ऑफ हो गया, बंद हो गया भाई। दूसरा क्या किए थे हेडर में, स्पिंडल को ऑन किए थे M03 या 4 से, स्पिंडल को ऑफ करेंगे, M05 से स्पिंडल ऑफ हो गया। तीसरा काम क्या करेंगे, प्रोग्राम को स्टार्ट किए थे तो प्रोग्राम को इंड एंड रीसेट भी करेंगे, M30 से इंड एंड रीसेट, और M02 से प्रोग्राम केवल इंड होता है, मतलब कर्सर यहीं पे आके ऐसे खड़ा है,
अब इंतजार करेंगे ऑपरेटर कब रिसेट दबाएं तो फिर हम अपना प्रोग्राम की शुरुआत में जाएगा। तो इसलिए M30 कर दो। प्रोग्रामर ऑपरेटर गौर से नहीं बैठता है, सोचेगा कचरा प्रोग्राम ऑपरेटर ने नहीं दबाया तो इसलिए M30 लिखता है तो ऑटोमेटिक रिवाइंड हो जाता है प्रोग्राम, ठीक है। और फिर साइकिल दबाओ, साइकिल स्टार्ट, पीस लगाओ, पीस दबाओ। अभी तो आप लोग यही कर रहे हैं, दे पीस, आधा बटन लाल बटन। लेकिन कोशिश कीजिए कि सेटर प्रोग्रामर बन जाइए कम से कम, ठीक है ना। सैलरी भी बढ़ जाएगा और आपका लाइफ भी आसान हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम है किसका? टेपर इन रेशियो का, ठीक है। आसान भाषा में समझा दिए, रेशियो का प्रोग्राम ऐसे ही बनेगा। आप कितना भी देख लीजिए चैनल, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा वीडियो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा ऑलमोस्ट, जहाँ तक मेरी जानकारी है। इसीलिए हम लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं कि आपको जो पुराने हैं वो भी समझे, और अगर कुछ त्रुटि रह गया हो, कोई मिस्टेक हो गया हो तो आप बेशक कमेंट में कीजिए कि सर ये छूट गया पॉइंट, उस पर भी थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए, या फिर आपने ये गलत पढ़ा दिया। मैन मशीन मटेरियल इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट। तो गलती हो सकती है, हमसे भी पढ़ाते समय कुछ छूट जाता है, लिखना है 15 लिखा जाता है 25, तो वो ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। बाकी प्रोग्राम ऐसे ही लिखा जाता है। 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखिए। एक बार वीडियो देखिएगा तो आपको लगेगा कि हम सीखे हैं, लेकिन वैसा नहीं होता है। जैसे ही 1 घंटा होगा आप भूल जाइएगा। मैथ देखने का चीज़ नहीं है। मैथ एक बार एग्जाम्पल देख करके 2-3 एग्जाम्पल जरूर अपने हाथ से कलम कॉपी पे लिखिए। तो प्रोग्राम भी वैसा ही है, आप कम से कम 1-2 प्रोग्राम खुद से लिखिए। जब तक नहीं लिखिएगा बाबू, एकदम गारंटी है तुम भूल जाओगे। जैसे इंटरव्यू देने जाओगे साथ, ठीक है। इसलिए आप और अब बोलोगे कि सर ड्राइंग भी भेजिए, तो ड्राइंग कितना हम भेजेंगे? सबसे आसान तरीका हम बता देते हैं। स्मार्टफोन सब कोई लेके बैठा रहता है, खाली वो ट्विटर और ट्विटर देखते रहता है। काम का भी चीज़ देखो, गूगल पे जाके लिखो कि 2D ड्राइंग फॉर CNC टर्निंग। CNC बोलने से तो BMC HMC सब आ गया, गारंटी वारंटी सब आ गया, ठीक है। तो CNC लेथ लिखिए या CNC टर्निंग लिखिए, 2D ड्राइंग फॉर CNC लेथ, ठीक है ना। वो एकदम ऐसा ही ऐसे ड्राइंग देगा। आप उसमें से 1-2 ड्राइंग लिख करके अपना प्रोग्राम लिखिए और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। अजी नहीं आए तो कमेंट जरूर लिखिए कि सर ये नहीं आ रहा, हम बेशक वो ड्राइंग भी दे दीजिए, बेशक उस ड्राइंग का हम एक वीडियो बना देंगे, आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होता है कि जो हम वीडियो बनाएंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, और वही मेरे लिए एनर्जी है। गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, और नया नया वीडियो के लिए हमको सब्सक्राइब करना जरूरी है। आप करिएगा तो हमारे अंदर भी एनर्जी आएगा, नहीं तो लगेगा ऐसे ही हम बनाए जा रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत एनर्जी काम करेगा। इतना नया नया वीडियो डालेंगे कि आप एकदम वैसा वीडियो नहीं देखे होंगे बेशक, ठीक है ना। अभी और बहुत सारा वीडियो बाकी है, तो अभी शुरुआती वीडियो दे रहे हैं। अभी तो हाई लेवल का वीडियो हम अभी नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन बीच में भी हाई लेवल का वीडियो बनाएंगे। हाई लेवल का एकदम से कैसे RA वैल्यू मेंटेन करोगे, ठीक है। अलग अलग जगह पे RA वैल्यू है तो कैसे मेंटेन करोगे, जॉज कैसे सेट करोगे। बहुत लोग वीडियो में देखे होंगे, बताता क्या कि वर्कपीस ले लो और जॉज सटा के बांध लो, तो आधा घंटा 40 मिनट लग गया। जब वर्कपीस जहाँ काम होगा, बड़ा डाया वर्कपीस जहाँ पे 200 किलो का वर्कपीस होगा, तो क्या हनुमान जी होकर उठा लोगे? तो उस कंडीशन में कैसे? तब उस आदमी से पूछिएगा, उस टीचर लोग से, कि आप तो बोले थे कि वर्कपीस को ऐसे सटा के जॉज बांध लो, अभी 200 किलो का हमारी कंपनी में दे दिया, तो कैसे सटाएंगे? उस कंडीशन के लिए वीडियो बनाएंगे, जॉज कैसे सेट किया जाएगा। एकदम खड़े वर्कपीस मिले चाहे ना मिले, एक डाया कोई बता दी हाँ भाई इस डाया पे जॉज सेट करना है, वर्कपीस आया ना आया उससे कोई मतलब नहीं, आप जॉज सेट करके रेडी कर दीजिएगा, गारंटी है। उसका हम वीडियो डालेंगे, ठीक है ना। वर्कपीस को उठाने की कोई जरूरत नहीं होता है। 500 किलो का वर्कपीस है तो कैसे उठा लीजिएगा? हनुमान जी नहीं ना है, सिंपल सा कॉमन सेंस का बात है। तो छोटा छोटा डाया है, पेट्रोल में दिखाता है 40 mm का डाया पे है, 100 ग्राम का वर्कपीस है, हाथ से सटा के बांध लो। अब कंपनी में जाओगे तो बड़ा बड़ा डाया है, 700 डाया 800 डाया, 2-2 टन का वर्कपीस है, उठाओ फिर, ठीक है। तो उसका वीडियो हम डालेंगे। तो चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।